स्टूडेंट शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर फिर से आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आया हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट कोड है हमारा 317। चलिए हम देर न करते हुए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके हमारे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हमें उसको एग्जाम में करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ऐसे कौन से आवश्यक तत्व हैं राज्य के लिए जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं? तो नंबर 1 पे दे रखा है हमें जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य राष्ट्र में अंतर बताइए। तो राज्य राष्ट्र में क्या क्या अंतर होता है देखिए, चलिए हम करते हैं इसको। तो राज्य राष्ट्र में अंतर, तो राष्ट्र और राज्य दोनों को टेबल के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे। तो राज्य और राष्ट्र इस तरीके से दिया गया है, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्र क्या है। राष्ट्र लोगों का एक समूह जो एक समान पहचान, संस्कृति, इतिहास और अक्सर भाषा या जातीयता साझा करते हैं। और राज्य में क्या है, परिभाषित सीमाओं वाली एक राजनीतिक रूप से संगठित इकाई, एक सरकार और अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार राज्य के पास होता है। उसी प्रकार देखिए इसी का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, राष्ट्रों के पास प्रारंभिक अर्थों में संप्रभुता नहीं होती, लेकिन वे आत्मनिर्णय या स्वतंत्रता की आकांक्षा कर सकते हैं। राज्यों के पास संप्रभुता होती है, वे अपने क्षेत्र पर अधिकार रखते हैं। राष्ट्रों की भौतिक सीमाएं नहीं होती, लेकिन वे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। राज्यों की स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं हैं जो उन्हें अन्य राज्यों से अलग करती हैं। राष्ट्रों के अक्सर सांस्कृतिक, जाति और भाषीय कारकों द्वारा परिभाषित किया जाता है और राज्य को राजनीतिक और क्षेत्रीय सीमाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीयता के तत्व क्या हैं? तो इसमें पहला जो है वह है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता के विकास के अभाव में राष्ट्रीयता का विकास असंभव है। कारण यह है कि एक ही स्थान पर रहने वाले लोग की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान आदि में बहुत कुछ समानता देखी जाती है, जिसके फलस्वरूप वे शीघ्र ही एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है धार्मिक एकता। राष्ट्रीयता के विकास में धर्म की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि ऐसा कि है जैसा कि यह इसका कहना है कि आधुनिक राष्ट्रीयता धार्मिक विकास पर जोर दिए बिना भी फल फूल रही है, फिर भी यह सच है कि समान धर्म के अनुयायियों में तुलनात्मक दृष्टि से परस्पर भाईचारे की भावना शीघ्र पनपने लगती है, जो राष्ट्रीयता के विकास को बल प्रदान करती है। अगला पॉइंट देखिए, सांस्कृतिक एकता। राष्ट्रीयता के निर्माण में सांस्कृतिक एकता भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक एकता से तात्पर्य रीति रिवाज व परंपराएं में बोलचाल, खान पान आदि की समानता है। सांस्कृतिक एकता राष्ट्रीय निर्माण में सांस्कृतिक एकता भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक एकता से तात्पर्य रीति रिवाज व परंपरा में बोलचाल, खान पान आदि की समानता से है। जे.एस. मिल ने कहा भी है कि सामान्य सांस्कृतिक परंपराएं तथा इतिहास राष्ट्रीय के एकमात्र आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में नोट डाउन कर ले, रिवाइज करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोदय की अवधारणा से तात्पर्य क्या है? सर्वोदय एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभी का उद्धारण या सभी की प्रगति। इस शब्द का प्रयोग समाजवादी और सामान्यता से सिद्धांत के साथ किया जाता है। सर्वोदय की अवधारणा, इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं देखिए। नंबर 1 पे सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता सर्वोदय का मूल उद्देश्य समाज में समरसता और सामाजिक न्याय की स्थापना करना है, जिसका मतलब है कि समाज में
या समाज के सभी वर्गों और वर्गों के लिए या वर्गों के लोगों के समान अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए और किसी भी समुदाय की गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। नंबर 2 पे है सामाजिक कल्याण। सर्वोदय की अवधारणा के तहत समाज में सभी अधिकारियों को या अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे गरीब, दुर्लभ और असहाय लोगों के साथी बने रहें और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उपायों का प्राथमिकता दें। नंबर 3 पे है सामाजिक सेवा। सर्वोदय नंबर 3 पे है सामाजिक सेवा। सर्वोदय का सिद्धांत सामाजिक सेवा के प्रगति, जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देना होता है। यह मानवीयता के प्रगति, जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज के सभी अधिकारी इसके लिए संकल्पित रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं सामाजिक सेवा। सर्वोदय का सिद्धांत सामाजिक सेवा के प्रगति। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं सामाजिक सेवा। सर्वोदय का सिद्धांत सामाजिक सेवा के प्रति जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देता है। यह मानवता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज के सभी अधिकारी इसके लिए संकल्पित रहते हैं। पॉइंट इसका हम लोग 4 देखते हैं, क्या कहता है? व्यक्तिगत सुधार। सर्वोदय सिद्धांत के अनुसार समाज का सुधार व्यक्तिगत स्तर पर भी होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को अपनी आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाने के लिए सुविधा और अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और इसका निष्कर्ष देखते हैं क्योंकि इनका निष्कर्ष होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनका निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जितने भी आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं उनका निष्कर्ष है तो निष्कर्ष ज़रूर लिखें, इससे कि आपके प्लस पॉइंट बन जाता है। तो चलिए हम इसका निष्कर्ष डिस्कस करते हैं। सर्वोदय की अवधारणा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठानों में अलग अलग रूपों में अपनाई जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा समाज के लिए सभी वर्गों की उन्नति और कल्याण को प्राथमिकता देना होता है। नंबर 5 पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? भारत के संविधान की प्रस्तावना का महत्व, इसका पॉइंट नंबर 1 देखिए आदर्श और मूल्यों का प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल मूल्यों, आदर्शों और देशवासियों का व्यक्तिगत रूप होता है। इसमें समाजवादी, सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य और भारतीय राज्य की या भारतीय समाज की एकता की महत्वता या महत्वपूर्ण समानता होती है। यह प्रस्तावना संविधान के निर्माणशील तत्वों की सार्थकता को प्रकट करती है। नंबर 2 को देखते हैं, संविधान का संकेत। संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मुख्य धारा को प्रस्तुत करती है। यह संविधान के मानदंड और आदर्शों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत करके भारतीय संविधान के लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। इसका पॉइंट 3 को देखते हैं हम लोग, सरकारी कार्रवाई की मापदंड। संविधान की प्रस्तावना सरकारी कार्रवाई की मापदंड के रूप में काम करती है और सरकारी नीतियों और कार्रवाइयों के लिए एक चेक प्लेन्स के रूप में कार्य करती है। यदि कोई सरकारी कार्रवाई संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ होती है तो यह मान्यता प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, समाज के लोगों की एकजुटता का प्रतीक। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, समाज के लोगों की एकजुटता का प्रतीक संविधान। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, समाज के लोगों की एकजुटता का प्रतीक संविधान की प्रस्तावना भारतीय समाज के लोगों के एकजुट होने का प्रतीक है। इसमें भारतीय समाज के सभी वर्ग
समुदायों और जातियों के लोगों के बीच एकता की भावना को प्रकट करता है और एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता के साथ संविधान की निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग, और सभी क्वेश्चन हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चन के हेडिंग लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, उनको आप ब्लैक पेन से लिखें, अंडरलाइन करें, और हो सके तो उसको हाईलाइट से हाईलाइटर भी कर सकते हैं। हाईलाइट भी करेंगे तो इससे क्या है कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो हमें अलग से नजर आ जाते हैं एग्जामर को, और वो अच्छे से चेक कर देता है, और इससे क्या है कि आपको प्लस पॉइंट भी बन जाता है, तो आपको उससे काफ़ी आसानी रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें ब्लैक पेन से, और अंडरलाइन जरूर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। भारतीय की संघीय सरकार प्रणाली की कई मुख्य विशेषताएं हैं जो केंद्रीय या संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के विभाजन को परिभाषित करती है। तो चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं: दोहरी सरकार राजनीति, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की कठोरता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, एकल नागरिकता और द्विसदनीय न्यायिका। ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। साधारण बहुमत प्रणाली समझाइए। उत्तर: साधारण बहुमत प्रणाली, साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन के या सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। उदाहरण के लिए लोकसभा में 545 से कुल ताकत में से मान लीजिए कि 45 अनुपस्थित थे और 100 मतदानों में अनुपस्थित रहे। इनका मतलब है कि केवल 400 सदस्य की उपस्थिति थे और मतदान कर रहे थे। इस मामले में आवश्यक साधारण बहुमत 201 यानी 50% प्लस 1 है। यह बहुमत का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्रकार है। साधारण विधेयकों के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये इनके क्वेश्चंस थे कि बहुमत प्रणाली क्या होती है और उसको किस तरीके से किया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। एकल एकीकृत न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या इनका इससे क्या तात्पर्य है? तो चलिए हम इसका आंसर को डिस्कस करते हैं। ये भारत में एकल एकीकृत न्याय प्रणाली है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय निचली अदालतों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते हैं। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका एक पिरामिड की तरह खड़ी है, जिसका आधार निचली अदालतें, मध्य में उच्च न्यायालय और शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। जैसा कि देखिए डायग्राम में दिखा गया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फिर द्वारा नीचे दे रखा है उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत और अधीनस्थ अदालतें। ये इस तरीके से डायग्राम दिया गया है। तो आप इसको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और सभी क्वेश्चनों को आप रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सभी अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9। मार्क्सवाद क्या है, इसके मुख्य सिद्धांत प्रस्ताव स्पष्ट करें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद समाज शास्त्र में एक प्रमुख संघर्ष सिद्धांत है, जिसका नाम इसके संस्थापक कार्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया है। यह क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली समाजशास्त्री सिद्धांत में से एक रहा है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र, राजनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित सामाजिक जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा करता है। यह सिद्धांत समाज में पूंजीपति और सर्वहारा मजदूर के बीच वर्ग संघर्ष की व्याख्या करता है। उन्होंने क्रांति के माध्यम से
समाजवादी राज्य में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात कही है। ये देखिए मुख्य सैद्धांतिक प्रस्ताव इसके क्या क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है पॉइंट, देखिए दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास की या वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास ही होता है। आर्थिक कारक व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में प्रमुख कारक है। मनुष्य इतिहास में पैदा होते हैं लेकिन वे इतिहास बनाते हैं। अब तक विद्वान सभी राज्यों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। सामाजिक वर्ग विशेषकर विरोधी वर्ग अपने संघर्ष के माध्यम से और क्रांति की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आगे की दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्रांतियों का अर्थ है कि संपूर्ण परिवर्तन। नेक्स्ट है, राज्य एक वर्ग का परिणाम होने के कारण एक वर्ग संस्था है। यह एक पक्षपातपूर्ण दमनकारी और शोषणकारी संस्था है। यह प्रभुत्वशाली वर्ग की सेवा के लिए अस्तित्व में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो मेरे सभी स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट कर लें और नोट डाउन करने के बाद उसको आप अच्छे से रिवाइज भी करें क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उदारवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए कि उदारवाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। उदारवाद की विशेषताएं नंबर 1 पर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद मूलतः स्वतंत्रता की एक विचारधारा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति इसका प्रेम असंदिग्ध है, बड़ा अद्भुत है। नंबर 2 व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। व्यक्ति साध है जबकि राज्य सहित अन्य सभी संगठन साधन हैं जो व्यक्ति के लिए मौजूद है। व्यक्ति वह केंद्र है जिसके चारों ओर सभी चीजें घूमती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उदारवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी पद्धति की वकालत करता है। यह निजी संपत्ति प्रणाली में विश्वास रखता है, संपत्ति के अधिकारियों को पवित्र बनाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरे सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर ले और इसको रिवाइज भी करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सीमित राज्य। जॉन लॉक ने कहा है कि लोगों के सीमित उद्देश्य के लिए सीमित सरकार की स्थापना की पुनर्जागरण और सुधार से उभरी परंपराओं, अंधविश्वासों, उदारवाद का विरोध किया, तर्क और तर्कवाद के लिए खड़े हुए और प्रस्ताव में खड़े हैं और वास्तव में खड़े हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में काफ़ी हमें इसके बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका टॉपिक नंबर हमारा 5 है लोकतंत्र। इसका उद्देश्य लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार स्थापित करना है। एक ऐसी सरकार जो संविधान और संविधानवाद के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कल्याण। राज्य गतिविधि की उदार अवधारणा यह है कि जहां राज्य के लोग की सेवा करता है। दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य एक समाज सेवा राज्य है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। स्वतंत्रता के अधिकार में उल्लिखित 6 मौलिक स्वतंत्रता का विश्लेषण करें। भारत में स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में 6 स्वतंत्रताएं निर्धारित है। अनुच्छेद 19 और 22। इसको चलो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार से शांति से रहने की आज़ादी, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 1 पर देखते हैं इसका भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। कोई भी पेशा
अपनाने या कोई व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये इसके मुख्य तत्व रहे हैं, अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सरकार के बिना किसी राज्य का अस्तित्व क्यों नहीं है या क्यों नहीं हो सकता? तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। सरकार राज्य का एक तत्व है। यह वह एजेंसी है जिसके माध्यम से कानून बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया जाता है। इसमें वे सभी व्यक्ति, संस्थाएं और एजेंसियां शामिल हैं जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा व्यक्त और कार्यान्वित की जाती है। राज्य सरकार के माध्यम से बोलता है। तो इसमें देखिए आगे, सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन सरकार के अस्तित्व राज्य के बिना भी हो सकता है। एक राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है जिसके राज्य कहा जाता है, जैसे लोगों के लिए क्षेत्र और लोगों के पालन के लिए कानून और नियम निर्धारित करने वाली सरकार और निवासियों के लिए बाहरी नियंत्रण का आनंद लेने के लिए एक संस्था या संसाधन। यहाँ कहना अच्छा है कि सरकार अकेली है, उसके किसी भी तत्व के बिना यह अपने आप खड़ा हो सकता है क्योंकि इसे किसी तरह बनाया गया है। हम 1947 से पहले ब्रिटिश शासन के तहत भारत का उदाहरण ले सकते थे। भारत में सरकार थी, लेकिन यह संप्रभुत्व देश नहीं था। लोगों को संप्रभुत्वता का आनंद लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात कही गई है इसमें, क्योंकि खंडर उसी टाइम काफ़ी थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण तर्क के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें। यस, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। पश्चिमी भौतिकतावाद के विरुद्ध उनकी शिकायत यह है कि यह अध्यात्मकवाद के सार को ही नष्ट कर देना या कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस करते हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त तर्कों के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें। तो चलिए ऊपर देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी के आधार पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो उत्तर है हाँ, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। पश्चिमी भौतिकवाद या भौतिकवाद के विरुद्ध उनकी शिकायत हर, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। तर्क, स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का प्रवर्त किया और लोगों को विदेशी वस्त्र, उपहार और सामानों का बहिष्कार करने की सलाह दी जो पश्चिमी सभ्यता के साथ जुड़े थे। चलिए इसी का नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग। सादगी और सरलता, गांधी जी का जीवन और उनकी व्यक्तिगत शैली सादगी और सरलता का प्रचार करते थे जो पश्चिमी सभ्यता के विपरीत था। इसमें गांधी या इसमें अधिक उपयोगिता और अधिक अध्ययनता की प्राथमिकता थी। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा आत्मनिर्भरता। गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका दी, जिसमें लोग अपने स्वाधीनता के लिए आत्मनिर्भर बने। सामाजिक और आर्थिक न्याय, गांधी जी ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे जो पश्चिमी सभ्यता के अंतर्निहित अधिकतम लाभ की तुलना में हृदय में समाज के हित को महत्वपूर्ण मानते थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट टॉपिक है इसका आध्यात्मिकता। गांधी का व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव और धर्म के प्रति उनका समर्पण उनकी अद्वितीयता का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जिसकी
पश्चिमी सभ्यता में तथा अधिक से अधिक प्रचुलर्स दृष्टिकोण में सही समझा जाता है। अधिक से अधिक सेल्यूलर दृष्टिकोण में सही समझा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। स्वतंत्रता के कोई दो सुरक्षा उपाय बताइए। कौन कौन से दो सुरक्षा उपाय हैं? तो स्वतंत्रता के दो सुरक्षा के उपाय देखिए इस तरीके के। स्वतंत्रता के दो सुरक्षात्मक उपाय इस तरीके से देखिए। संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा को स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा माना जाता है। इस तहत सरकार को लोगों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोका जा सकता है। निष्पक्ष न्यायपालिका को उचित ही स्वतंत्रता का सही प्रहरी कहा जा सकता है। इसके बिना व्यक्तियों की स्वतंत्रता अर्थहीन होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा को समझाइए। तो उत्तर है राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा इस प्रकार है। देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और रिवीजन शुरू कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम रिसेंटली स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्स के अनुसार राज्य विभिन्न सामाजिक हितों के बीच मध्यस्थता करने वाली तटस्थ इकाई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 को डिस्कस करते हैं। राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा को समझाइए। तो उत्तर है राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा इस प्रकार है। मार्क्स के अनुसार राज्य विभिन्न सामाजिक हितों के बीच मध्यस्थता करने वाली तटस्थ इकाई नहीं है, बल्कि एक शासक वर्ग द्वारा अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। यह समझ इस वाक्यांश में समाहित है। आधुनिक राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण पूंजीवादी वर्ग के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए एक सीमित मात्र है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसमें रखा है पूंजीवाद और राज्य। पूंजीवाद समाज में राज्य एक सामाजिक आर्थिक संरचना को बनाए रखकर पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करता है, जो उनके पूंजी संचय का पक्षधर है। ऐसा कानूनों, विनियमों और प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से करता है, जो निजी संपत्ति अधिकारों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य और क्रांति। हालांकि मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि यह अवस्था अनिश्चित काल तक नहीं चलेगी। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में एक क्रांति घटित होगी जो पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगी और राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। इस प्रक्रिया को सर्वहारा वर्ग तानाशाही के रूप में जाना जाता है, जो साम्यवाद की ओर एक आक्रमणकारी अवधि का प्रतीक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन है। गांधीवादी की कोई 3 विशेषताएं बताइए। गांधीवादी की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय, ये 3 इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो गांधीवादी की है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो सत्य और अहिंसा, इसको हम डिस्कस करते हैं। वे गांधीवादी विचार के जुड़वा स्तंभ हैं। महात्मा गांधी के लिए सत्य शब्द और कर्मों में अनुवादित होता है। उनके लिए अंतिम सत्य ईश्वर और नैतिकता थे। इस प्रकार नैतिक कानून और अहिंसा, कानून और संहिता इसका आधार बने। जहां तक महात्मा गांधी का सवाल है, अहिंसा प्रक्रिया प्रेम थी। इसका हिंसा के बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट हमारा है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध शुद्धतम आत्मबल और प्रयोग करना था। यह विधि व्यक्तिगत पीड़ा पहुंचाकर और चोट पहुंचाकर नहीं, अधिक सुरक्षित करती है।
नेक्स्ट हमारा है सर्वोदय। सर्वोदय एक शब्द है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। यह शब्द सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक में अंतर बताइए। तो देखिए इसको एक टेबल के सहायता से समझाया गया है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और अच्छे से इसको रिवाइज करें। देखिए किस तरीके से इसको टेबल में बताया गया है और उसके पॉइंट भी दिखाए गए हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इन क्वेश्चनों को आपको करने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप जब इनको नोट डाउन करेंगे तो धीरे धीरे ये आपको याद भी होना शुरू हो जाएंगे, कि इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की सिद्धांत का विश्लेषण करें। तो किस तरीके से देखिए उसका उत्तर दे रखा है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का तर्क है कि समाज में दो मुख्य प्रतिस्पर्धी वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति उत्पादन के संसाधनों या साधनों के मालिक हैं जो मजदूरी पर काम करते हैं, जबकि सर्वहारा श्रमिक वर्ग है जो जीवित रहने के लिए अपना श्रम बेचते हैं, अपना काम बेचते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग के श्रम से उत्पन्न अधिवेश मूल्य को हड़प कर उनका शोषण और उत्पीड़न करता है। सर्वहारा वर्ग अपने काम के माध्यम से मूल्य पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें केवल उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक न्यूनतम भुगतान किया जाता है। अंतर अधिवेश मूल्य पूंजीपति वर्ग द्वारा लाभ के रूप में जेब में डाल दिया जाता है। श्रम का यह शोषण पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच अंतर्निहित हितों का टकराव पैदा करता है। मार्क्स का मानना था कि जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता है, यह वर्ग असमानता बढ़ती जाती है और सर्वहारा वर्ग तेजी से वंचित होता जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक सर्वहारा क्रांति की ओर ले जा रहा है, जहां मजदूर वर्ग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा और एक सर्वहीन साम्यवाद समाज की स्थापना करेगा। ये देखिए इसके सारे पॉइंट दे रखे हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लेंदी भी है। देखिए मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत कई प्रमुख विशेषताओं द्वारा चिन्हित है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पे दे रखा है वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता और वर्ग चेतना का विकास। नेक्स्ट दे रखा है क्रांतिकारी परिवर्तन। तो ये सभी इसके पॉइंट हैं, जो कि सारे पॉइंट एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी हर पॉइंट को जरूर करें और अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, पारिवारिक राजनीति के सकारात्मक पहलुओं के कोई दो उदाहरण बताइए। व्यवहारिक, तो चलिए 19 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। व्यवहारिक राजनीति के सकारात्मक पहलुओं के कोई दो उदाहरण बताइए। व्यवहारिक राजनीति के सकारात्मक पहलू इस तरीके देखें, देखिए पॉइंट देखिए, तो पॉइंट दे रखा है इसमें, सर्जिकल स्ट्राइक, स्वच्छ भारत अभियान, ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट सकारात्मक पहलू रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए आवश्यक किन्हीं दो योग्यताओं की व्याख्या करें। ऐसी कौन सी ऐसी दो योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि वो राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा सके। तो देखिए इसमें दे रखा है, राज्य का राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार को अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में उल्लिखित दो महत्वपूर्ण योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है या होना चाहिए।
उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और देश में रहना चाहिए। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लें और उसको रिवाइज करना शुरू कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारणों का परीक्षण करें। ऐसे कौन से 3 कारण हैं जिससे हमारे समाज में सांप्रदायिकता फैलती है? उत्तर, भारत में सांप्रदायिकता हिंसा के लिए जिम्मेदार 3 कारण। नंबर 1, सोशल मीडिया का विघटनकारी प्रभाव। सही बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं हमारी मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुख्य धारा मीडिया की भूमिका। और तीसरा हमारा मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव। ये 3 पॉइंट हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से लिखें और पेपर में भी हर पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखें, अंडरलाइन जरूर कर दें और अगली लाइन से लिखना शुरू करें। तो इससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने या कम करने के लिए कोई 4 उपाय सुझाइए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने या कम करने के 4 उपाय इस प्रकार हैं, जो कि इस प्रकार इसमें दिए गए। देखिए सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार से आप लिखें। देखिए मोटा मोटा खुला खुला लिखना है, आपको स्पष्ट लिखना है, जिससे कि आपके हर वर्ड एग्जामर को समझ में आए और वो अच्छे से नंबर दे सके, आपके नंबर ना काटे। तो इसके पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे। कृषि औद्योगिकी में सुधार और संवेदनशीलता और शिक्षा, ये इसके पॉइंट्स हैं और इनके एक्सप्लेनेशन दे रखी है नीचे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23, संसद के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। संसद के ऐसे कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? तो देखिए संसद के महत्वपूर्ण कार्य, विधायिक कार्य करना, प्रशासनिक कार्य करना, वित्तीय शक्तियाँ और संविधान में संशोधन करने की शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ। ये पॉइंट सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को संपेक्ष में समझाइए। जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है किस प्रकार के संबंध है तो समझाइए। तो देखिए इससे दिया गया है भारत पाकिस्तान संबंध, कश्मीर संघर्ष, सैन्य संघर्ष, ये सभी संघर्ष दे रखे हमारे पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान का भारत के साथ किस तरह का रवैया रहा है, किस तरीके से उनके संबंध रहे हैं, इसमें सारा बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर लें। देखिए इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं कुछ। ये दे रखा है आतंकवाद और पुलवामा हमला और अनुच्छेद 370 व्यापारिक पूरी तरह से बंद हो जाएगा और निष्कर्ष। तो इस तरीके से सभी जो हमारे किसान भाई रहे हैं या मजदूर वर्ग रहे हैं, तो सबको एकजुट होकर ही अपने अधिकारों का पालन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का विश्लेषण करें। तो परिचय, सबसे पहले हमें परिचय दे रखा है, उसका हम परिचय को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसमें दे रखा है नंबर 1 पर किसी पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट दे रखा है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है हमारे 3rd नंबर पे, किसी पीड़ित पक्ष को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। इस रिटों में बंदी प्रत्याक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, निषेध, यथा
वारंटों और परामर्शदेह शामिल है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार 3 मामलों से उच्च न्यायालय से भिन्न है। और देखिए इसका लास्ट में निष्कर्ष दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन का आपको निष्कर्ष दिया होगा, तो निष्कर्ष जरूर लिखें आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से भारत में चुनाव करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। नंबर 1 पे परिचय, तो परिचय जरूरी है। नंबर 2 पे संसद और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने की आयु सीमा क्या क्या होनी चाहिए, ये बता रहा है मैं आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और इसको आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। ये देखिए, ये सारे उसके पॉइंट दिए गए हैं और पॉइंट को भी आप अपनी कॉपी में ब्लैक पेन से लिखें और एग्जाम में ही यही आपको फॉलो करना है कि आपको पॉइंट दे रखा है या क्वेश्चन दे रखा है वो आपको ब्लैक पेन से करना है, और बाकी जो एक्सप्रेशन है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको ब्लू से करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। और मैं बीच में एक बात और कहना चाहूँगा अपने सभी स्टूडेंट से, अगर आप इस वीडियो को मेरी पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले नए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सार्वभौमिक, मौलिक, अंतर्निहित, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अविभाज्य और निष्कर्ष, सभी क्वेश्चन में निष्कर्ष दिया गया, तो आप सभी स्टूडेंट्स निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। भारत के प्रधानमंत्री की किन्हीं 8 शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। परिचय, प्रधानमंत्री कैबिनेट के अन्य सदस्यों का चयन करता है और उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है और सरकार के भीतर सदस्यों को पद आवंटित करता है। ये सब शक्तियाँ उसके पास होती हैं। और कौन कौन से शक्तियाँ हैं जो कार्य करती हैं, देखिए। नंबर 1, मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री की शक्तियों का और कार्य, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, देखिए कितनी सारी शक्तियाँ उसको दे रखी हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, लापरवाही नहीं करनी है। सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, याद कर लें। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, वित्तीय शक्तियाँ, न्याय शक्तियाँ और निष्कर्ष। लास्ट में आपको जैसा कि मैंने बताया हर क्वेश्चन का निष्कर्ष जरूर दिया होगा और निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। जनहित याचिका क्या है, समझाइए। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। ये देखिए उसका आंसर दे रखा है हमें, किस तरीके से इसको करना है, कितना साफ साफ खुला खुला लिखा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। तो इसमें देखिए उत्तर में क्या कहता है कि उत्तर में है, इससे पहले कि हम मतभेद की ओर बढ़े, आइए समझे कि राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टी क्या है। तो राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बताया गया है जो राष्ट्रीय दल है, और ये बताया गया क्षेत्रीय दल क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया। क्षेत्रीय दल के उदाहरण दे रखे हैं, अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, UDF, असम गणराज्य परिषद और बोडोलैंड
पीपुल्स फंड या फ्रंट कहते हैं उसको, महाराष्ट्र स्वराज पार्टी और झारखंड पार्टी। तो अभी देखिए इन दोनों में अंतर बताया गया है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के बीच प्रमुख अंतर इस तरीके से बताया गया है। ये देखिए इन दोनों को इस तरीके से स्पष्ट किया गया। तो आप भी इसको इस तरीके से टेबल बनाएं और उसको ऐसे ही एक्सप्लेन करें। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको ज़रूर कर लें। एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और जैसा कि हमने पहले भी हर क्वेश्चन के साथ एक निष्कर्ष निकाला, तो निष्कर्ष आप जरूर करें। ये देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 33। ये दे रखा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या क्या होते हैं, क्या है, इसके बारे में काफ़ी बताया गया है, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप ज़रूर इसको करें। सभी क्वेश्चंस तो वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने इसमें दिए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। ये देखिए, इसके कुछ कार्य दिए गए हैं, कार्य नीचे हैं। NHRC के कार्य बताइए, तो कार्य ये रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन जो है 34। ये कह रहा है, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। दो ध्रुवीय को विश्व व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे या जिसमें अधिकांश वैश्विक आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव दो राज्यों के बीच होता है। दो ध्रुवीय दुनिया का क्लासिक मामला संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का है, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हावी रहा। रॉबर्ट्स गिल्पिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था धन की खोज और शक्ति की खोज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिक और गतिशील बातचीत है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहे हैं, तो उसके मुख्य उद्देश्य ये रहे, और 6 अंक हैं इसके। कौन कौन से 6 अंक से देखिए, एक तो इसका महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप हाउसिंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है, पंचशील के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताइए कौन कौन से हैं। तो पंचशील के 5 मार्गदर्शक इस प्रकार हैं। इसमें रखा उत्तर में रखा है चीन और भारत। इसके पंचशील के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत ये रहे, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान, परस्पर अनाक्रामकता, नंबर 2 पे है परस्पर अनाक्रामकता, नंबर 3 पे है एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक मामले, नंबर 3 पे है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप ना करना, नंबर 4 पे है समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 37, राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये राजनीति, समाजीकरण और नेतृत्व भर्ती में राजनीतिक समाजीकरण और नेतृत्व भर्ती में जाति कारक, ये इस तरीके के देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। इसका नया दे रखा है जाति और दलीय राजनीति, इसको एक्सप्लेन किया गया। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में करने चाहिए। जाति और चुनाव जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। भारतीय राजनीति में जाति एक विभाजनकारी और एकजुट कारक के रूप में है, किस तरीके से है इसको एक्सप्लेन किया गया है।
और इसमें एक बात और जो खास है, जो आपके लिए वो ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, साफ हो, खुला खुला साफ साफ लिखें। इससे क्या है, एग्जामर को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चंस के आंसर भी उसको स्पष्ट दिखेंगे। इट मीन्स वो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी कटिंग होती है तो उसको बार बार एक ही लाइन पे पेन से ड्रॉ नहीं करना है, उसको आप एक लाइन ड्रॉ करें और छोड़ दें। इससे क्या ही वो थोड़ा भद्दा नहीं लगेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। निष्कर्ष दे रखा है, देखिए जैसे कि मैंने कहा हर क्वेश्चन के निष्कर्ष आपको लिखने हैं। इससे क्या हमारा प्लस पॉइंट बनता है। धन विधेयक क्या है, इसे संसद में कैसे पारित किया जाता है। तो धन विधेयक के बारे में बताया गया। देखिए किस तरीके से हम उसको करते हैं और कैसे पारित किया जाता है। धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से उसको हम लोग बताया गया सारा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देख लें जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तमिल अलगाववाद पर टिप्पणी करें, भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग के क्षेत्र में क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो कई बार रिपीट हुआ है और आप भी इसको अच्छे से कर लें। श्रीलंकाई गृह युद्ध के कारण बताइए। ये देखिए श्रीलंका में किस तरीके से गृह युद्ध होते रहते हैं उसके बारे में पूछा। श्रीलंका के अधिकांश लोग जातीय सिंहाली हैं, इसलिए आपस में लड़ मरते हैं वो। इसके दौरान वे लगभग 10 लाख तमिलों को द्वीप राष्ट्र में कॉफी, चाय और रबड़ के बागानों का काम करने के लिए लाए हैं वहां से। ये नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इसका क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये सब उसी के पॉइंट्स हैं। ये 8 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। इसको आप जरूर कर लें। भारत का हस्तक्षेप, ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आपको इनको अच्छे से कर लेना है। तो एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि आपकी जितनी भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और टिप्पणियाँ कर रहे हैं जिनकी, उनकी हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने पहले भी बताया है और बार बार रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि इसका एक खास रोल है आपके एग्ज़ाम में हेडिंग का। क्योंकि आज जितनी आप हेडिंग्स लिखेंगे उतना ही आपके जो मार्क्स अच्छे आने के चांसेस होते हैं। आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, क्वेश्चंस को आप लिखना है तो हेडिंग से, टॉपिक से देख कर लिखें। जैसे टॉपिक देंगे तो उससे क्या है कि आपके जो मार्क्स टॉपिक्स में बढ़ जाएंगे। सॉरी, टॉपिक्स में लिखें उसको। भारत श्रीलंका विकास सहयोग, भारत श्रीलंका सुरक्षा सहयोग, ये भारत श्रीलंका के हमारे उसके बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण संबंध हैं, किस तरीके से हम सहयोग करते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यों की व्याख्या करें। तो ये इसके बारे में बताया गया। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या रही है, नीचे टॉपिक दे रखा है। देखिए इसको मैंने ब्लैक पेन से और अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप भी ऐसे ही करें। देखिए सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 गैर स्थायी सदस्य हैं, ये देखिए सबकी एक सूची बनाई गई है जो गैर स्थायी सदस्य हमारे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो एक बात जरूर ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स कि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के रहे हैं, आंदोलन और संबंध, इनको आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आते भी हैं। संबंध जरूर आएंगे, फिर भी ये कह रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से कर लें। शीत युद्ध के बाद के युग में भारत अमेरिका संबंध कूटनीतिकता से जुड़ाव तक रहा। किस तरीके से देखिए इसमें बताया कि इस पैराग्राफ में समझा गया है अच्छी तरीके से, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से कर लें। परमाणु अप्रयास की समस्या बताइए। देखिए
सामरिक भागीदारी किस तरीके से रही है, तो सभी पॉइंट्स दिए गए। इन सभी पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से, तो आप भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। बहुपक्षीय सहयोग ये बताया गया है। देखिए इस सभी को मैंने सरल और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं और याद भी रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें, पढ़ लें। ये देखिए किस तरीके से दिया गया है। रक्षा संबंध हमारे भारत और प्रमुख रक्षा भागीदारी के रूप में मान्यता दी गई है, किस तरीके से दी गई थी, सारा इसमें बताया गया है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें और रिवीजन करना शुरू कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42। उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का परीक्षण करें जिसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। तो उत्तर है, देखिए उत्तर में दे रखा है, उसको एक्सप्लेन भी किया गया है, कौन सी स्थिति रही है, उसका क्या नाम है, सारा इसमें बताया गया है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। ये देखिए ये बार बार रिपीट हुआ, और हमारे मैंने जैसे कि पहले बताया कि क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है और कम से कम हमारे 8 मार्क्स के हैं। ये सिद्धांत दे रखे हैं, इसे देखिए सिद्धांत क्या है, निष्कर्ष आया है, तो निष्कर्ष को भी आप अच्छे से कर लें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरण की रक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए किन्हीं 5 महत्वपूर्ण उपायों पर प्रकाश डालिए। कौन से 5 महत्वपूर्ण उपाय हमारे, तो ये बताया गया इसमें। देखिए किस तरीके से हैं, सारे उपाय बताए गए हैं, हेडिंग बताई गई है, इसको आप ब्लैक पेन से करेंगे और अंडरलाइन जरूर कर दें। ये देखिए सारे इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं कौन कौन से हमारे वो उपाय हैं। लास्ट में इसका निष्कर्ष भी है, तो आप निष्कर्ष को भी जरूर देख लें। निष्कर्ष क्योंकि हमें निष्कर्ष बताना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 44, उच्च न्यायालय की किन्हीं 4 शक्तियों और अधिकारों का वर्णन करें। ये देखिए परिचय दे रखा है। मूल क्षेत्रीय अधिकार ये है, अपीली के क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा और लास्ट में निष्कर्ष है। तो सबको अच्छे ढंग से सरल और सहज भाषा में एक्सप्लेन किया गया जिससे कि स्टूडेंट आराम सरल और सहज भाषा में एक्सप्लेन किया गया जिससे कि स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 45, सुशासन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सुशासन किसे कहते हैं, क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए सांप्रदायिकता क्या है, इसका भारतीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बताया गया। देखिए किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। सांप्रदायिकता का तात्पर्य धार्मिक, जातीय और सामुदायिक पहचान पर आधारित विभाजनकारी और अक्सर विरोधी व्यवहार और विचारधारा से है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। समाज से जुड़ी बातें हैं, समाज की, आंदोलन की, राजनीतिक बातें हैं, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो आप भी इसको विशेष ध्यान से देख लें। संघर्ष और अहिंसा, राजनीतिक तोड़फोड़, अवरुद्ध विकास, धर्मनिरपेक्षता का कमजोर होना, सामाजिक अन्याय, ये इस तरीके के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इसको अंडरलाइन करें, ब्लैक पेन से लिखें। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा है। निष्कर्ष दे रखा है, देखिए निष्कर्ष भी है इसका, तो निष्कर्ष जरूर करें, हर क्वेश्चन का दिया गया है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ये ऐसे ही लर्न हो जाएगा। तो आप इसको 1 या 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लें और पढ़ लें तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। पर पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है, पॉइंट जरूर रखें याद, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षेत्रीय राजनीतिक
दलों की भूमिका एवं महत्व का वर्णन करें। तो देखिए इसकी भूमिका किस तरीके से रही है, इसका महत्व क्या है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करना, क्षेत्रीय पहचान का संरक्षण, राजनीतिक बहुलवाद, शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और उत्तरदायी शासन। ये इसके पॉइंट्स थे, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और लास्ट में फिर निष्कर्ष आ गया, तो निष्कर्ष जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा 48, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय की भूमिका क्या है, बताइए। तो इस भूमिका के बारे में देखो बताया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान से जरूर कर लें, अच्छे से कर लें, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनके दोबारा आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। और इनके पॉइंट्स देखिए दे रखे हैं हमें। और नेक्स्ट हमारा सूचना और अनुसंधान, कूटनीति और बातचीत, और निशस्त्रीकरण। इस तरीके के हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। और लास्ट में हमारा निष्कर्ष है उसका। क्वेश्चन नंबर 49, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो किस तरीके से, क्या उसका क्या महत्व होता है, क्या है ये, उसके बारे में स्पष्ट किया गया है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक प्रणालियों में उस सिद्धांत को सर्वभृति संध सिद्धांत को संदर्भित करता है, जो जाति, पंथ, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और किसी अन्य सामाजिक और अन्य आर्थिक भेदभाव की परवाह किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार देता है। यही आधुनिक लोकतंत्रों की एक मूलभूत विशेषता है और इसका बड़ा अर्थ और महत्व है। तो ये इसका देखिए किस तरीके से बताया गया कि जो व्यक्ति वयस्क हो गया है उसको अपनी इच्छा से, दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से वोट